हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर सेकंड एजुकेशन के दिसंबर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो दोस्तों आज तीसरी क्लास है। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक शोध, माफ़ कीजिएगा दोस्तों ये पेज कट गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक शोध अभिकल्प का नियम है? मतलब क्या है दोस्तों, प्रायोगिक शोध अभिकल्प का नियम बताना है। तो पहला ऑप्शन है उपचार विचरण को अधिकतम करना। दूसरा ऑप्शन है त्रुटि विचरण को न्यूनतम करना। तीसरा ऑप्शन है त्रुटि विचरण को अधिकतम करना और उपचार विचरण को न्यूनतम करना। चौथा ऑप्शन दोस्तों, उपचार विचरण को अधिकतम करना और त्रुटि विचरण को न्यूनतम करना। दोस्तों हम लोग पहले जान लेते हैं प्रायोगिक शोध क्या है और उपचार क्या है, त्रुटि क्या है। तो प्रायोगिक शोध का मतलब होता है दोस्तों जिसको प्रयोग करके खोजा जाए। मतलब कोई चीज़ है जैसे, तो उसको प्रयोग करके निकाला जाए, तो ये हो गया प्रायोगिक शोध। उपचार क्या है? उपचार मान लीजिए कोई समस्या है तो उसका समाधान करना उपचार है। मतलब आम भाषा में दोस्तों हम बता रहे हैं इसका अर्थ आपको। त्रुटि का मतलब दोस्तों गलतियाँ होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका अर्थ समझ पाए होंगे, इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर बात हो रही है प्रायोगिक शोध विकल्प, इसका नियम बताना है। तो दोस्तों इसका नियम जो होता है, चौथा ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा, कि उपचार विचरण को अधिकतम करना और त्रुटि विचरण को न्यूनतम करना। क्यों दोस्तों? ऐसे भी आप समझ में आ रहा है भाई, उपचार मतलब जितनी ज़्यादा समस्याएं होंगी उतना ज़्यादा समाधान करेंगे, और जितनी ज़्यादा समस्याएं आएंगी, जब ज़्यादा समाधान होगा तो वो चीज़ उतनी ही अच्छी होगी। जब कोई समस्या ही नहीं आएगी तो मतलब वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं है, बेस्ट नहीं है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि उपचार विचरण को अधिकतम करना और त्रुटि विचरण को न्यूनतम करना। जब समस्या का समाधान ज़्यादा होगा और उसमें त्रुटियाँ कम होंगी, तो दोस्तों ये प्रायोगिक शोध अभिकल्प का नियम होगा। मतलब उपचार विचरण को अधिकतम करना और त्रुटि विचरण को न्यूनतम करना। और प्रायोगिक शोध का मतलब दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, कारण और प्रभाव में संबंध स्थापित किया जाता है। जो इसकी मतलब ऐसे परिभाषा है किताब में। तो इसमें क्या किया जाता है, कारण और प्रभाव में संबंध स्थापित करने के लिए चर में परिवर्तन किया जाता है प्रायोगिक शोध में। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि कोई शिक्षक किसी कक्षा परीक्षण में सही प्रत्युत्तर पर अंक देता है और हर विद्यार्थी के कुल प्राप्तांकों को सूचीबद्ध करता है, तो उसे निम्नलिखित कार्य किया। फिर से देखते हैं क्वेश्चन एक बार दोस्तों। यदि कोई शिक्षक यानी टीचर किसी कक्षा परीक्षण यानी मतलब किसी क्लास का टेस्ट या निरीक्षण करना या परीक्षण करना, मान लीजिए किसी कोई क्वेश्चन दिया और उसका परीक्षण कर रहे हैं, में सही प्रत्युत्तर पर अंक देता है, मतलब सही आंसर पर अंक देता है, और हर विद्यार्थी के कुल प्राप्तांकों, मतलब हर विद्यार्थी का जो टोटल मतलब जितना अंक पाया उसने सही में, को सूचीबद्ध करता है, उसको नोट करता है, मतलब उसकी लिस्ट बनाता है। तो उसने कौन सा कार्य किया है? आकलन किया है, मापन किया है, मूल्यांकन किया है, मूल्य निर्धारण किया है। तो दोस्तों इसमें सीधा समझ में आ रहा है कि भाई जैसे मूल्यांकन है, मूल्यांकन का मतलब क्या है दोस्तों, मूल्य निर्धारण है। जैसे आकलन है, असेसमेंट। तो दोस्तों मूल्यांकन का मतलब होता है दोस्तों जैसे मूलधन अंकन, मतलब अंकों के माध्यम से मूल्यांकन। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, यदि कोई शिक्षक किसी कक्षा परीक्षण में, मतलब कोई कक्षा है उसमें परीक्षण में सही प्रत्युत्तर पर अंक देता है और हर विद्यार्थी के कुल प्राप्तांकों को सूचीबद्ध मतलब लिस्ट बनाता है, तो उसने निम्नलिखित कार्य किया है। तो दोस्तों इसमें मूल्यांकन नहीं होगा और ना मूल्य निर्धारण होगा। ये मूल्य निर्धारित नहीं कर रहा है टीचर कि इस छात्र का ये मूल्य है, आकलन भी नहीं। इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा दोस्तों मापन, क्योंकि ये दोस्तों एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मापने का मेजरमेंट कर रहे हैं कि भाई ये इतने अंक पे इतने स्टूडेंट्स हैं। तो ये दोस्तों इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मापन। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जबकि इस पे तीसरा ऑप्शन समझ में आता है पहली नज़र में कि तीसरा ऑप्शन होगा,
क्योंकि मूल्य अंकों के माध्यम से हो रहा है, लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन होगा, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है मतलब 28 नंबर, निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शन पोर्टफोलियो का उद्देश्य है। पोर्टफोलियो मतलब क्या हो दोस्तों, वर्ष भर का आकलन जो शैक्षिक क्षेत्र में हो। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास शिक्षार्थियों की कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त की गई उच्चतम उपलब्धि का प्रदर्शन। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट अधिगम प्रतिफल प्रतिफल के संदर्भ में छात्रों के अधिगम का अभिलेखीकरण। और चौथा ऑप्शन है पाठ्यचर्या के किसी क्षेत्र में शिक्षार्थियों की निपुणता का प्रदर्शन। तो दोस्तों मैंने बताया इसमें वर्ष भर का आकलन होगा, और इसमें जैसे एनुअल एग्ज़ाम होता है तो एनुअल रिजल्ट मिलता है, मतलब चीज़ें लिखी हुई होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की कठिनाई वाले क्षेत्रों का निदान, नहीं, गलत। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट अधिगम प्रतिफल के संदर्भ में छात्रों के अधिगम का अभिलेखीकरण, नहीं दोस्तों ये भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं होगा, और तीसरे ऑप्शन चौथा ऑप्शन बता दे रहा हूँ दोस्तों, पाठ्यचर्या के किसी क्षेत्र में, किसी नहीं दोस्तों, इसमें टोटल लिया जाता है शिक्षार्थियों की निपुणता का प्रदर्शन। अब इसी बेस पर दूसरा ऑप्शन भी गलत हो, मतलब तीसरा ऑप्शन जैसे है विशिष्ट अधिगम प्रतिफल के संदर्भ में छात्रों के अधिगम का अभिलेखीकरण। तो यहाँ पर दोस्तों विशिष्ट जो बात की जा रही है, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया की बात की जा रही है, तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त की गई उच्चतम उपलब्धि का प्रदर्शन। दोस्तों इसमें शिक्षार्थी की बात की जाएगी, और ये जो वर्ष भर में जो इनका जो डाटा होता है उसको नोट किया जाता है और लास्ट में उसको दिया जाता है, ये पोर्टफोलियो होता है। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त की गई उच्चतम उपलब्धि का प्रदर्शन। और दोस्तों पोर्टफोलियो में सबसे खास बात यह है कि इसमें स्टूडेंट को, जब स्टूडेंट कोई चीज़ सीख जाता है, तो उसके रिजल्ट में उसको ऐड किया जाता है, ये नहीं कि बिना सीखे, सीखने के बाद। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित में से किस विद्यालय प्रबंधन उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। फिर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन एक बार, केंद्रीय विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित में से किस विद्यालय प्रबंधन उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। तो पहला है शाला सिद्धि, दूसरा है शाला दर्पण, तीसरा है निष्ठा, चौथा है व्यास। तो दोस्तों ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे तभी बेस्ट रहेगा कि केंद्रीय विद्यालय किस विद्यालय प्रबंधन उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों शाला दर्पण। क्या हो जाएगा दोस्तों, शाला दर्पण। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असमकालिक अधिगम वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण नहीं है। फिर देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, असमकालिक, असमकालिक का मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे समकालिक होता तो मतलब एक समान काल या समान समय में, लेकिन असमकालिक मतलब कोई निश्चित समय नहीं। अधिगम मतलब सीखने का जो वातावरण है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण नहीं। अब सीधा पूछ रहा जो निश्चित समय में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, मतलब बिना टाइम ड्यूरेशन के कभी भी हम उसको सीख सकते हैं। तो ये हमारा मतलब इसको बताना है। पहला ऑप्शन है यूट्यूब वीडियोस, दूसरा ऑप्शन है पॉडकास्ट, तीसरा ऑप्शन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और चौथा ऑप्शन है चर्चा मंच। अब दोस्तों इसमें हमें बताना है कौन सा नहीं है। असमकालिक अधिगम वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण नहीं है, मतलब तीन है समकालिक के और एक है असमकालिक का, तो वही हमें असमकालिक वाला बताना है दोस्तों। इसमें असमकालिक में भी होता दोस्तों, इसमें छात्रों को एक साथ उपस्थित नहीं होना होता, मतलब छात्र अपने घर से भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन है दोस्तों यूट्यूब वीडियोस, तो दोस्तों ये समकालिक अधिगम वातावरण का उदाहरण है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन पॉडकास्ट है दोस्तों, ये भी समकालिक अधिगम वातावरण का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, चौथा ऑप्शन है चर्चा मंच। और चर्चा मंच तो पूरी तरह से समकालिक अधिगम वातावरण है, क्योंकि इसमें निश्चित समय होगा भाई, ये तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग असमकालिक अधिगम वातावरण का उदाहरण नहीं है,
मतलब ये दोस्तों समकालिक अधिगम वातावरण का उदाहरण है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। इसमें जो असमकालिक अधिगम है इसका मतलब क्या होता है कि अधिगम की एक ऐसी विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक ही समय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती। असमकालिक में एक समय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती इसमें दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि नहीं है, यूट्यूब वीडियोज में होगी, तो दोस्तों इसमें भी नहीं होती एक साथ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ से परे है भाई। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सहायक अधिगम सीएल पैकेज किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं? कंप्यूटर सहायक अधिगम सीएल पैकेज किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होते हैं? पहला ऑप्शन है कॉग्निटिविस्ट मतलब संज्ञानवादी, दूसरा ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविस्ट संरचनावादी, तीसरा ऑप्शन है बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी और चौथा ऑप्शन है कनेक्टिविस्ट संबंधवादी। तो दोस्तों इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर सहायक अधिगम सीएल पैकेज किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? तो व्यवहारवादी और मतलब संज्ञानवादी या रचनावादी दो प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में जैसे दोस्तों थॉर्नडाइक हैं, ये सब आते हैं। और जो रचनावादी में हैं जीन पियाजे हैं दोस्तों प्रमुख रूप से, और दूसरे हैं क्या कहते हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, अच्छा नाम याद नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये सब संरचनावादी मनोवैज्ञानिक है। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।